डेरी फाइलिन इंजेक्शन बहुत ही डिमांडिंग एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन है मार्केट में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा डेरी फाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरी फाइलिन इंजेक्शन के यूजेस, उसकी डोजेज, प्राइस, ब्रांड, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मेडिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। डेरी फाइलिन इंजेक्शन एक ब्रांड नेम है जाइडस का एंड इसमें दो मेन सॉल्ट होते हैं, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, एंड ये दोनों ही ब्रोंकोडाइलेटर हैं। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब ये आपके एयरवेज को, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स को डायलेट करते हैं। जैसे अगर हम अस्थमा के पेशेंट की एग्जांपल लें तो अस्थमा के केस में क्या होता है, पेशेंट के जो एयरवेज हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब हैं, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब का, एयरवेज का डायमीटर कम हो जाता है एंड पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। एंड इसकी वजह से पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब और एयरवेज का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है एंड एयर प्रॉपर लंग्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में आसानी होती है। एंड ये सारे का सारा ब्रोंकोडाइलेटर की वजह से होता है, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर ब्रोंकियल ट्यूब्स के जो मसल हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जो कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं पहले उनको, मसल्स को रिलैक्स कर देती है एंड डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये मेजर काम है ब्रोंकोडाइलेटर का। एंड डेरी फाइलिन इंजेक्शन में दोनों सॉल्ट, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, दोनों ही ब्रोंकोडाइलेटर हैं। अब अगर हम इंजेक्शन में इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इटोफाइलिन आपको 84.7 mg पर ml एंड थियोफाइलिन 25.3 mg पर ml मिल जाएगा। ये स्ट्रेंथ पर ml के हिसाब से है एंड ये सिंगल डोज 2 ml का एम्प्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा मल्टी डोज पैकिंग भी मिल जाएगी 10 ml की। अगर हम इनके ब्रांड नेम के बारे में बात करें, कुछ अदर ब्रांड नेम, एक तो मैंने आपको बता दिया डेरी फाइलिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा विनफिलिन आता है, डियोफाइलिन आता है, डेरी लिन आता है, ऐसे करके और भी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी कम है प्राइस इसका। जो 2 ml वाला एम्प्यूल है वो आपको 3 से लेके 5 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। तो 2 ml वाला एम्प्यूल आपको 3 से लेके 5 रुपये में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अब अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो मेजरली इसको इस्तेमाल करा जाता है जितनी भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ब्रीदिंग पाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स होगी, एयरवेज हो गए, उनके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ब्रोंकोडाइलेटर है, इसलिए अस्थमा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अस्थमा के केसेस में ब्रोंकियल ट्यूब कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं तो जो ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है, जो एयरवेज है, उनको डायलेट कर देता है एंड पेशेंट को ब्रीदिंग में काफ़ी आसानी होती है, अस्थमा मतलब दमा में। इसके अलावा COPD में इसका इस्तेमाल करा जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, उसमें भी ये एज अ ब्रोंकोडाइलेटर काम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में करा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो आपकी श्वास नाली है, ब्रीदिंग पाइप है, उसमें सूजन हो जाती है एंड ये सूजन होती है ड्यू टू एलर्जी, कोई भी एलर्जी की वजह से, कोई भी फूड की एलर्जी की वजह से, कोई भी पॉइजन की वजह से भी हो सकती है, किसी भी मेडिसिन ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकती है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म में इसका इस्तेमाल करा जाता है। कफ या फिर किसी को ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो तब भी इसको एज अ सपोर्टिव मेडिसिन, अदर एंटीबायोटिक्स के साथ इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा लंग्स एम्फेसीमा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। लंग्स एम्फेसीमा में जो लंग्स के एयर सैक्स हैं उनके सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग या फिर अदर कोई भी ड्रग के रिएक्शन की वजह से, ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये होता है। कोविड में भी ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली थी, तो लंग्स एम्फेसीमा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। चेस्ट टाइटनेस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड एक और केस है, आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स को अगर डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनको साथ में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो ये थे इसके मेजर यूजेस। अब अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो डोजेस जानने से पहले आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये IM, इंट्रामस्कुलर एंड IV दोनों ही इंजेक्ट करा जाता है, लेकिन डोज दोनों की अलग अलग है। अगर हम IM की बात करें तो IM अडल्ट के केसेस में
2 ml का एम्प्यूल डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है, 2 ml का एम्प्यूल। एंड अगर हम IV की बात करें तो IV के केस में इसको D5 की जो ड्रिप है उसमें डाइल्यूट करके लगाया जाता है। एंड अगर एमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो, तो इसको डायरेक्ट IV भी लगाया जाता है जो 2 ml वाला एम्प्यूल होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो, लाइक किसी को अस्थमा अटैक आ गया है, तो डेरिफाइलिन को डेक्सा में मिक्स करके IV फ्लूइड में दोनों इंजेक्शन को डाल के, IV फ्लूइड मतलब कोई भी ड्रिप में डाल के डेरिफाइलिन एंड डेक्सा, दोनों डेक्सामेथासोन जिसको आप बोलते हो, दोनों को मिक्स करके बहुत ज़्यादा जब एमरजेंसी आए लाइक अस्थमा अटैक, तो उस केसेस में इन दोनों को मिक्स करके भी लगाया जाता है। एंड अगर हम इस इंजेक्शन की ड्यूरेशन की बात करें कि दिन में कितनी बार लगाना चाहिए एंड कितने दिन तक लगाना चाहिए, तो इसको 2 बार दिन में रिकमेंड करा जाता है एंड 5 से 7 दिन तक इसको कंटिन्यू करा जा सकता है। एंड इसके बाद पेशेंट को ओरल थेरेपी दी जाती है, क्योंकि डेरिफाइलिन के ये जो डेरिफाइलिन में दोनों सॉल्ट हैं, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ये टैबलेट की फॉर्म में भी आते हैं। एंड इसके बाद 5 से 7 दिन के बाद पेशेंट को ओरल थेरेपी पे लगा दिया जाता है। एंड अगर आपको इसकी डोज वेट के हिसाब से जाननी है तो 4 mg से लेके 6 mg पर kg पर डोज इसकी डोज दी जाती है, ये वेट के हिसाब से है डोज। अब अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि अगर साइड इफेक्ट किसी को होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पे इसको इंजेक्ट करा गया है वहाँ पे रेडनेस, पेन, इचीनेस होगी, खारिश हो सकती है, वहाँ पे इररेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है एंड मसल फाइबर ट्विस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ इसके मेजर साइड इफेक्ट हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किस किस को नहीं लेना चाहिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उसको नहीं लेना चाहिए। ग्लूकोमा का अगर कोई पेशेंट है उसको नहीं लेना चाहिए। ये डायबिटीज़ की किसी को प्रॉब्लम है, इसके अलावा हाइपोकैलीमिया, सीजर्स की प्रॉब्लम है, उसको नहीं लेना चाहिए। हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है किसी को भी, मतलब हार्ट का अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको ये इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। तो ये थी पूरी की पूरी डेरिफाइलिन इंजेक्शन की, मेजरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ऐसी ही और वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी किसी ने डिमांड करी थी डेरिफाइलिन इंजेक्शन की वीडियो, तो वीडियो आ गई है। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे को लाइन मैंने लिख के रखा हुआ है, धीरे धीरे सभी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। अपने फार्मा, मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।